खुले सिर पर ओले पड़ना किसे कहते हैं, इस वक्त बीजेपी से पूछना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो व्यवहार आपको खुद के साथ ना पसंद हो वही व्यवहार आप दूसरों के साथ कभी मत करिएगा। दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में लाना, उन्हें तोड़ लेना, ये सब कुछ अभी तक बीजेपी कर रही थी, लेकिन अब उनके ही लोगों ने उनकी ही भाषा में उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया है। और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि शायद सिर्फ गुजरात में चुनाव की तारीखों की घोषणा का ही इंतजार हो रहा था और ऐलान होते ही हो गया खेला बीजेपी के साथ गुजरात में। वैसे भी गुजरात में गली नुक्कड़ पर, चप्पे चप्पे पर बीजेपी का विरोध हो रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ वैसे ही बीजेपी के सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल चुनाव यानी 2022 का ये जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, इससे ठीक पहले और चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ही भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और पीएम मोदी के करीबी रह चुके जय नारायण व्यास ने यह कहते हुए पार्टी इस्तीफा दे दिया है कि उनके पास कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ऑप्शन खुला हुआ है। इस इस्तीफे के बाद गुजरात की सियासी सरगर्मियां हाई लेवल पर पहुंच गई हैं। व्यास ने यह भी कहा है कि बीते कुछ वक्त से पाटन जिले में संगठन में कुछ लोग बैठे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो गुटबाजी में जुट गए हैं। वो एक एक करके नेताओं को निशाना बना रहे हैं ताकि उन्हें हटाकर खुद आगे बढ़ सकें। हालांकि भाजपा ने व्यास के इस बयान को उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का नतीजा करार देते हुए निशाना भी साध दिया। व्यास के इस्तीफे को गुजरात में भाजपा के लिए बड़ा तगड़ा झटका माना जा रहा है। वो किसके पाले में जाएंगे इसका अभी तक ऐलान उन्होंने नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी पार्टी में जा सकते हैं, ऐसा अंदाजा सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनसे लगाया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि वो अगर इन दोनों पार्टियों में नहीं जाते हैं तो वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी की गुजरात में दमदार एंट्री से वहां का मुकाबला काफी ज्यादा वैसे ही दिलचस्प हो गया है। बीजेपी वैसे ही पूरी तरह से लोगों की तरफ से जो दिखाया जा रहा है उससे बैकफुट पर आ गई है। आपकी मजबूत सक्रियता की वजह से गुजरात चुनाव त्रिकोणीय होने की उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए ज्यादा उम्मीद यही है कि वो आम आदमी पार्टी में ही शामिल हो जाएंगे। जय नारायण व्यास का आपको बता दें भाजपा से थोड़ा बहुत नहीं 32 साल पुराना नाता है। उनके सियासी सफर की शुरुआत 1990 से होती है। उस दौर में गुजरात बीजेपी ने खुद को मजबूत करने के लिए पढ़े लिखे लोगों को पार्टी से जोड़ने का सिलसिला शुरू किया था। उसी दौरान दिलीप पारिक और कई प्रमुख प्रबुद्ध लोगों के साथ जय नारायण व्यास बीजेपी से जुड़ गए। पार्टी की रणनीति ऐसे लोगों को चुनाव में उतारने की थी जिससे कांग्रेस को मजबूत चुनौती दी जा सके। उस वक्त नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री हुआ करते थे। एक दिन व्यास को खानपुर भाजपा कार्यालय से फोन आता है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा कि आने वाले चुनाव में आपको सिद्धपुर से लड़ना है। व्यास सकपका गए क्योंकि उस वक्त के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी और उद्योग मंत्री से उनके अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। व्यास ने यह भी कहा, मुझे समय दीजिए, अगर नाम घोषित हो गया तो सरकार सेवानिवृत्त नहीं देगी। व्यास ने इसके बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर चुनाव लड़ने लग गए। वो चुनाव जीतकर विधायक बन गए। गुजरात दंगे हो या फिर फर्जी मुठभेड़ के मामले में जय नारायण व्यास सरकार के अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर टीवी चैनलों पर साफ देखे गए। 2007 से लेकर 2012 तक वो मंत्री रहे और साथ ही साथ काम भी करते रहे। 75 साल के जय नारायण व्यास की पहचान ऐसी है कि लोग कभी उन्हें सरकार के फैसलों के पक्ष में दलील रखते हुए देखते हैं। आज वो विशेषज्ञ हैं। काफी पढ़े लिखे जय नारायण व्यास के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो गुजरात सरकार की मुश्किल मौकों पर इकलौते ऐसे नेता हुआ करते थे जो आसानी से अंग्रेजी में बात किया करते थे। कठिन हालात में बातों को बेहतर तरीके से रखकर बचाव भी करते थे। भाजपा सरकार में उनकी अहमियत इतनी अधिक हो गई थी कि अगर कोई विदेशी डेलीगेशन आता तो जय नारायण व्यास से जरूर मिलता था। व्यास अपनी दलीलों से सरकार के फैसलों का पक्ष रखते और उनके फायदे भी गिनाते थे। इसके लिए वो अपना पुराना अनुभव भी इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद जय नारायण व्यास का सियासी वजूद कम हुआ तो हाशिए पर आ गए। रही सही कसर उनकी साफ गोई ने पूरी कर दी। उसके बाद से वो सरकार के फैसलों की आलोचना करते आ रहे हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि वो सरकार और नेतृत्व से दूर होते चले गए। उनके और तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बीच के संबंध इतने ज्यादा खराब हो गए कि उनकी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर होने लग गई। गुजरात की मोरबी में हुए हादसे को लेकर
लेकर सवाल पूछे जाने पर भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके जयनारायण व्यास ने कहा था कि ओरेवा कंपनी को टेंडर आकर दिया है क्यों गया। 1963 में भी इसी तरह का हादसा हुआ था, उसमें भी लगभग इतने ही लोग मारे गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने पुल का जब इस्तेमाल होता है तो उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। पुरानी चीजें जहां से टूटती हैं वहां तो उसका मरम्मत कर दिया जाता है, लेकिन जहां नहीं टूटा है वहां भी ध्यान देने की जरूरत होती है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर इसे पर्यटकों के लिए चालू करने के पहले टेस्ट कर लिया गया होता तो हादसा नहीं होता। इतना ही नहीं, बीजेपी की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राजनीति में हलचल शुरू हो गई। ऐसे में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला भी कांग्रेस में घर वापसी कर गए हैं। दरअसल 2018 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। वहीं कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने यहां पार्टी मुख्यालय में 58 साल के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह वाघेला का स्वागत पार्टी में कर दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। बीजेपी को एक के बाद एक झटके की सौगात आज के दिन मिल रही है, जिसमें से एक झटका यह भी है कि एक और बीजेपी के जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी है। दरअसल गुजरात के पंचमहल निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान को पार्टी के महासचिव मोहन प्रकाश और राज्य के अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने का सौभाग्य मिला है कांग्रेस की तरफ से। खेड़ा जिले के फागवेल से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले वो पार्टी में शामिल हुए थे। पंचमहल जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत सिंह ढाबी ने उम्मीद जताई कि चौहान के पार्टी में आने से कांग्रेस को कलोल विधानसभा सीट फिर से हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसे वो 1995 से बीजेपी से हार रही है। चौहान की अगर बात करें तो चौहान के इलाके में क्षत्रिय जाति पर बहुत अच्छी पकड़ है और गोधरा विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में भी उनका काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। ढाबी ने यह भी कहा है कि उनके दोबारा प्रवेश से पार्टी को पंचमहल जिले में खोई जमीन जीतने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। कभी कांग्रेस सदस्य रहे प्रभात सिंह चौहान 1980 और 1985 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर राज्य विधानसभा के लिए चुनाव गए हुए थे। 1995 में बीजेपी में शामिल हो गए और 1995, 1998 और 2002 में कलोल निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए। 2009 और 2014 में पंचमहल निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी सांसद बने। उन्हें 2017 से ही बीजेपी से नाखुश बताया जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी बहू सुमन को कलोल सीट से नामित किया था। एक सूत्र यह भी बताते हैं कि वो बीजेपी में असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस खेमे में लौट आए हैं। आपको बता दें, गुजरात में किसी भी वक्त जिस तरीके से विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने की बात कही जा रही थी, तो वो अटकलें भी अब खत्म हो चुकी हैं। गुजरात चुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी को इस वक्त जो भी झटके लग रहे हैं, जो भी उन पर मुसीबत टूट रही है, उससे उनका पलड़ा और नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए तो उनका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी अब ऐसी मुसीबत से खुद को कैसे निकालेगी, क्या करेगी, क्या अब नया पैतरा आजमाया जाएगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन गुजरात में बीजेपी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये इस रिपोर्ट को देखकर आप कह सकते हैं। वैसे इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।